आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि के ऐसे मंच पे पहुंचे जहां पर अगर हम कहें रबी के खेत को किस तरह से रबी के फसल को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से उसको उसके पैदावार को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो काला नमक से लेके आम तक के बीज और पौधों को किस तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए और कैसे काला नमक की बुआई कराकर हम अपनी कमाई को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज उस मंच से जो बोला, वो कहीं ना कहीं एक किसानों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर ए के सिंह जी हैं। सर, हमारा गोरखपुर पोस्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जिसको पूसा संस्थान के नाम से जानते हैं, उसका निदेशक हूं। और धान की नई प्रजातियों के विकास के ऊपर मेरा शोध कार्य है पिछले 25 वर्षों का। इस स्टॉल पर जो आप देख रहे हैं, वैसे तो ये गोष्ठी रबी सीजन में किस प्रकार से हम आमदनी को बढ़ाएं किसानों की, उस बात के ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि एक नया शोध हमने किया है। जो परंपरागत काला नमक की किस्म होती है, बहुत लंबी होती है, इसकी ऊंचाई काफ़ी होती है, फसल गिर जाती है, जिसकी वजह से पैदावार कम होती है। पिछले 15 वर्षों के शोध के दौरान हम लोगों ने इसकी बौनी प्रजातियां विकसित की हैं, जिसकी ऊंचाई तकरीबन इसकी आधी होती है और पैदावार इसकी दोगुनी होती है। 45 लेकर के 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है, जबकि परंपरागत काला नमक 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देता है। गुणवत्ता में ये बिल्कुल परंपरागत के समान है। तो इसकी खेती से एक नई क्रांति आएगी और किसान भाइयों की उत्पादन और उत्पादकता और आमदनी तीनों बढ़ेगा। यही हमारा प्रयास है। सर, जैसे मुख्यमंत्री ने आपसे बात किया और आपने मुस्कुरा के जवाब दिया और बहुत अच्छे से तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से हम ये बौनी जो खेती है उसको किस तरह से बचा सकते हैं और लंबी खेती को भी किस तरह से हम बचा सकते हैं, जो लंबे पौधे। तो सर, क्या ऐसा कहा मुख्यमंत्री ने कि आप मुस्कुरा के जवाब? देखिए, जब हरित क्रांति आई थी तो उस समय हमारी गेहूं की प्रजातियां बहुत लंबी होती थी। हरित क्रांति के दौरान उन प्रजातियों की ऊंचाई को कम किया गया और पैदावार उनकी दोगुनी ढाई गुनी हो गई। तो वही काम हम लोगों ने काला नमक में किया है और काला नमक की बौनी प्रजातियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये ऑर्गेनिक खेती में या प्राकृतिक खेती में इसका उत्पादन कैसा आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं गया था महायोगी गोरक्षनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर, जहाँ पर प्राकृतिक खेती में काला नमक की एक बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया था और वो पैदावार काफ़ी अच्छी दिख रही थी। उसकी भी जो है, क्योंकि उसके पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद दी गई थी और उसमें उत्पादन काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो यही बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बताया कि प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में भी काला नमक का उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है, जो कि खाने के लिए भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हर तरह से अच्छा होगा। सर, जैसे सरकार जो भी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो जैविक खेती को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर रही है। इसका बेनिफिट क्या है और इसके फायदे क्या हैं, जरा बताएं। देखिए, जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो हमको एक बात तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम फसल से पैदावार ले रहे हैं, अगर हम 6 टन धान लेते हैं तो 6 टन पराली होती है, तो 12 टन हम जमीन से पैदावार ले रहे हैं और इसमें 1% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो 1% नाइट्रोजन 12 टन की 120 किलोग्राम नाइट्रोजन हो गई। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन हम जमीन से ले रहे हैं हर धान की फसल के साथ और हर गेहूं की फसल के साथ। तो ये जरूरी हो जाता है कि जमीन की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने के लिए उसमें हम पोषक तत्व दें। अब वो पोषक तत्व या आप जैविक देते हैं या अजैविक देते हैं, गोबर की खाद से देते हैं, हरी खाद से देते हैं, कंपोस्ट से देते हैं, या यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, वो अलग बात है। लेकिन दोनों के बीच में समन्वयन होना बहुत जरूरी है। जैविक खेती जब हम करते हैं या नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो उसमें मृदा का स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। मृदा के अंदर बहुत सारे मित्र जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु जो है ज़मीन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन खींच करके ज़मीन के अंदर स्थापित करते हैं और वो नाइट्रोजन पौधों के लिए उपलब्ध होती है। तो हमको एक व्यवस्था के ढंग से जो है जैविक, प्राकृतिक और जो इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, जिसमें हम रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, सबके बीच में समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको 137 करोड़ जनता का पेट भी भरना है। तो उस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से जैविक उत्पाद निश्चित रूप से या प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी मूल्य किसान को देंगे। तो उसके लिए हमें एक बाजार निर्धारित करनी है, किस क्षेत्र में हमको जैविक का निर्यात करना है, या डोमेस्टिक बाजार में बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर खरीदने की क्षमता है, तो उनको बेचने के लिए हमारे पास जैविक होना चाहिए। उसका विशेष बाजार विकसित किया जा सकता है और फिर देश की आवश्यकता भोजन की पूरा करने के लिए 137 करोड़ लोगों को, तो उसमें हमको एक सामंजस्य रख के चलना पड़ेगा।
सामंजस्य लेके चलना होगा। जैविक खेती को या प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएंगे तो आपके कुनबे को भी और आपके जेब को भी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। आप इस समय मेरे साथ थे डॉक्टर AK सिंह यानी अशोक कुमार सिंह के साथ। मेरा नाम है सतीश शुक्ला और आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट।